Okay, so let's start our discussion on the new subject of your syllabus, and this subject is only and only came in the SY BCom level in the undergraduation program of HNGU, and then after it will not ask anywhere. So, what the subject is, first we get the information about the subject, and then we go for the syllabus wise. Okay, so the subject is taxation. So you know very well, and it is not a new word for you. What is tax? It is known as कर वेरा या कर. हिंदी में भी आई थिंक उसको हम आयकर या कर ही बोलते हैं. तो कर हिंदी शब्द है, ગુજરાતીમાં બી કર જ કહેવાય, ઇંગ્લિશમાં ટેક્સ કહેવાય. So what do you mean by the tax? Tax means what and who will collect the tax? Do you know? टैक्स क्या होता है, कर क्या होता है और कौन लेता है टैक्स? Government. गवर्नमेंट लेती है. अब गवर्नमेंट, देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स. गवर्नमेंट्स में भी हमने टाइप्स बना रखे हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट. राइट. लोकल गवर्नमेंट को हम म्यूनिसिपैलिटी या ग्राम पंचायत बोलते हैं. स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार बोलते हैं जिसे. सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे केंद्र सरकार बोलते हैं. तो ये सारी अलग अलग सरकारें हैं जो हमसे टैक्स लेती है, कर वसूल करती है. वो कर क्यों वसूल करती है, टैक्स क्यों वसूल करती है? पता है आपको क्यों टैक्स वसूल करती है, क्यों हमें टैक्स भरना चाहिए और क्यों गवर्नमेंट को टैक्स लेना चाहिए? पहले के जमाने में जब राजा महाराजा थे तो वो लोग भी टैक्स लेते थे. ठीक है ना. सर हमसे पैसे लेकर फिर हमारे लिए लगाते हैं. हमारे, हाँ ये बढ़िया है. चलो, हमारे पैसे लेके फिर हमारे लिए लगाते हैं. अच्छा, वो हमसे पैसे लेके क्यों? क्योंकि कोई भी एक्टिविटी है, देखो कॉमर्स का नियम है, रूल्स, इट्स अ रूल ऑफ कॉमर्स दैट नो एनी एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड विदाउट मनी. पैसे के बिना कोई काम दुनिया में नहीं हो सकता है. कोई भी चीज अगर आप करते हो तो उसका मोल चुकाना पड़ता है, यानी कि उसकी कीमत चुकानी पड़ती है. ठीक है, उसके बदले में कुछ देना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है. ठीक है, अगर आप कुदरत से कुछ लेते हो तो कुदरत को वापस कुछ देना पड़ता है, नेचर को वापस कुछ देना पड़ता है. आप किसी से भी कुछ लेते हो तो उसके बदले में कुछ देना पड़ता है. तो कोई भी काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसे चाहिए, मनी चाहिए, बदला चाहिए. ठीक है ना. विदाउट उसका मोल जब तक नहीं होगा तब तक वो चीज आगे नहीं चल पाएगी. तो वो ये यूनिवर्सल रूल है. उसी तरह से गवर्नमेंट को अगर कुछ एक्टिविटी चलानी है, गवर्नमेंट को अगर अपनी देश को चलाना है, ठीक है, तो वो कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं करते हैं, बिजनेस लोग करते हैं. ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटी लोग करते हैं. तो जो लोग, जो देश के मालिक हैं, वही देश को चलाएंगे. और हमारे देश के मालिक कौन है? हम ही है, यानी पब्लिक ही है, पब्लिक राज है, जनता राज है यहाँ पे. तो कंट्रीब्यूट भी किसको करना पड़ेगा? मालिक को ही करना पड़ेगा, पब्लिक को ही करना पड़ेगा. इसलिए गवर्नमेंट जो है वो हमसे हमारी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा लेती है, हमारी आवक का एक छोटा सा हिस्सा लेती है. और उस से जो गवर्नमेंट की जो इनकम होती है, उस उससे गवर्नमेंट को क्या बोल सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है. और माइंड वेल, टैक्स और टैक्स सिस्टम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. सरकार के लिए, सरकारों के लिए टैक्स ये सबसे बड़ा आय का सोर्स है, सबसे बड़ा आवक का सोर्स है. अगर ये नहीं होगी, ओके, तो आपके पास या गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं आएगा. अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आएगा तो वो जनता का कल्याण या पब्लिक का कल्याण कैसे करेगी? तो फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, फॉर द पर्पस ऑफ development of the people of the nation, for the development of the whole country, and to make ahead, okay, and make a good, we can say, prepare the good facilities for the public, okay, and for the nation. It is necessary to have some money, and that money is provided by whom? Provided by we people, that is called public.
ओके, पब्लिक से ही पैसा लिया जाता है और पब्लिक पर ही लगाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हर गवर्नमेंट सिस्टम में, चाहे वो राजाशाही हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, ठीक है, चाहे आप पूंजीपति व्यवस्था में हो, कोई भी व्यवस्था हो, उसमें टैक्स तो होता ही है, कर तो होता ही है। तो अगर कर इसका इनबिल्ट पार्ट है, तो इस सिस्टम को हमें समझना ज़रूरी है, ठीक है। हर देश में अलग-अलग सिस्टम होती है, अलग-अलग तरह से टैक्स लिए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे देश में टैक्सेशन की क्या सिस्टम है, ठीक, उसका एक परिचय वो हमें लेना है, ओके। सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट हमें पढ़ना है, ठीक है। पूरा डिटेल में टैक्सेशन सिस्टम को नहीं पढ़ना है। वो अगर पढ़ना है तो आप सीए, आईसीडब्ल्यू जैसे कोर्सेज करेंगे तो उसमें जाएँगे। अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे आपको टैक्सेशन का सिर्फ परिचय प्राप्त करना है। इंट्रोडक्टरी लेवल नॉलेज आपको लेना है कि व्हाट इज़ द टैक्सेशन सिस्टम क्या है? किस तरह से टैक्स काउंट किया जाता है? कौन-कौन सी मेथड्स है? किस-किस प्रकार के टैक्स होते हैं? वो सारी जानकारी हम इस सब्जेक्ट में लेने वाले हैं। तो ये हमारे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हो गया टैक्सेशन, सब्जेक्ट का नाम ही टैक्सेशन है। गुजराती में इसको करवेरा बोलते हैं, करवेरा परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन, ये हमारा सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। तो पहले 2 चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं हमारे सिलेबस की, उसमें कंप्लीटली थियरी है। तो आज हम ये जो थियोरेटिकल बातें हैं, उसकी शुरुआत करते हैं और कुछ नए-नए टर्म्स हमें सीखने पड़ेंगे क्योंकि हर सब्जेक्ट के कुछ अपने वर्डिंग्स होते हैं, अपने टर्म्स होते हैं, तो वो टर्म्स हमें सीखना ज़रूरी है। तो पहले हम आज पहले चैप्टर में वो टर्म्स सीखेंगे, अलग-अलग उसकी जो मेथोडोलॉजी है वो सीखेंगे और उसके बाद हम किसी चैप्टर पे या एग्जाम्पल कैलकुलेशन पे जा सकते हैं। उससे पहले एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आएँगे। आपको ये वर्डिंग या फिर उसके जो नए-नए टर्म्स हैं उसको समझना ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन टैक्सेशन सब्जेक्ट पे। टैक्सेशन क्या है, क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। अब अ, बात करते हैं हम उसके कुछ टर्म्स की या किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और किस तरह से ये टैक्सेशन सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में आया, उसकी हिस्ट्री क्या है, वगैरह की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, ओके। तो एज एज आई डिस्कस्ड, मैंने जो डिस्कस किया कि टैक्स इज टुडे एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट इन ऑल द कंट्रीज। पूरी दुनिया के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर आप चले जाओ, ठीक है, टैक्स उसकी इनकम का, उसकी रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स होता है। गवर्नमेंट इनकम का सबसे बड़ा सोर्स टैक्स होता है। इट हैज बिकम inevitable imposition because it has great potential for raising funds for meeting the development and defense needs of the nation. Okay, यानी कि जो नेशंस जो हमारा जो राष्ट्र है, ठीक है, या फिर हमारा जो देश है, उस देश की डिफेंस की, उसकी डेवलपमेंट की, या फिर उसकी क्या बोल सकते हैं गुजराती में, विकास की, उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इनवाइटेबल यानी कि सबसे बड़ा सोर्स जो है या इनबिल्ट जो सिस्टम है, वो सिस्टम सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन सिस्टम है। एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू लर्न दिस टैक्सेशन सिस्टम। इन अदर वर्ड, taxes on income, sale, purchase, properties were collected to run the government machineries. अगर गवर्नमेंट मशीनरीज, और यहाँ मशीनरी का वर्ड जो है वो मशीन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं यूज किया गया है। हेयर गवर्नमेंट मशीनरीज, दैट मीन्स गवर्नमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट का पूरा मैकेनिज्म चलाना है तो पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा जो अलग अलग ट्रांजेक्शन्स मार्केट के अंदर हो रहे हैं, जैसे इनकम हो रही है, सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही है, तो इस सब पे कुछ ना कुछ हिस्सा गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। फिर वो चाहे स्टैम्प पेपर के फॉर्म में ले ले, चाहे वो उसके ऊपर स्टैम्प टिकट चटर, हम कभी कभी नहीं 5,000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन हो तो उसके ऊपर रेवेन्यू टिकट लगाते हैं। तो ये रेवेन्यू टिकट जो लगाते हैं 1 रुपए की, तो वो 5,000 के ट्रांजेक्शन में 1 रुपया हम गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है। ये सिस्टम है, मतलब हर ट्रांजेक्शन में, हर व्यवहार में गवर्नमेंट हमारे पास से कुछ पैसे वसूल करती है, ओके। ये सिस्टम इस तरह से है जैसे कि जैसे नेचर है, कुदरत है, वो कुदरत क्या करती है कि जैसे जलाशय है, जलाशय में से पानी को सोखती है, ठीक है।
और उस पानी को सोख के इकट्ठा करके जहाँ पे जरूरत है वहां जाके पानी की बरसात करती है। ठीक है, तो इस तरह से वो हर जगह पे पानी का बैलेंस मेंटेन करती है। ये नेचर है, ये कुदरत है। अगर कुदरत भी ये करती है तो हमें भी यही करना पड़ते हैं। यानी कि जो लोग धनी हैं, जिनके पास पैसे हैं, आवक ज्यादा है, इनकम ज्यादा कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा पैसा वसूल करना और जिसको रिक्वायरमेंट है उसको पैसे देना है। तो गवर्नमेंट का ये रोल रहता है। ठीक है, वो पूरे नेशंस को इक्वल बनाते हैं, इक्वालिटी लाते हैं। ये काम गवर्नमेंट का होता है। कहने के लिए, सुनने के लिए फिलोसॉफिकल सारी बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कितना इसका पालन होता है वो सब हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन सिस्टम ये है, इसके पीछे की फिलोसॉफी ये है, गवर्नमेंट अगर टैक्स लेती है तो जिससे वसूल करती है उसी के लिए या उसी के भाइयों को, उसी के देश को वापस देना होता है। तो पूरा जो गवर्नमेंट मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को चलाने के लिए हमें ये टैक्सेशन सिस्टम जरूरी है और टैक्सेशन सिस्टम को चलाना पड़ा। हर कंट्री में होता है ये। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरह से टैक्सेशन सिस्टम भारत में आया, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उससे उसको समझने से पहले ये छोटी सी बात हम समझ लेते हैं कि जो टैक्सेस होते हैं वो टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के टैक्स होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है और हर टैक्सेशन सिस्टम को हमें समझना जरूरी है। ठीक है, तो देर आर टू काइंड्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। दो टाइप के टैक्स होते हैं, प्रत्यक्ष करवेरा और परोक्ष करवेरा। ये बात कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमिक सब्जेक्ट में भी आती है, तो वहां पे भी आपको काम लगेगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टैक्सेस आर देयर। So there are two kinds of tax, direct tax and indirect tax, प्रत्यक्ष वेरा और परोक्ष वेरा, प्रत्यक्ष कर वेरा या परोक्ष कर वेरा। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो डायरेक्ट टैक्स मीन्स व्हाट, द टैक्स विच इज बोर्न एंड पेड डायरेक्टली बाय द पर्सन ऑन whom इट इज imposed इज अ डायरेक्ट टैक्स। यानी कि जिसके ऊपर टैक्स की जिम्मेदारी डाली जाए वही व्यक्ति उस जिम्मेदारी का वहन करेगा, वही व्यक्ति उस जिम्मेदारी को चुकाएगा। यानी कि द लाइबिलिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। ओके, द पर्सन ऑन whom government impose the tax, okay, he or she will be liable to पे द टैक्स। उसी के जेब में से पैसे जाएंगे तो उसे हम डायरेक्ट टैक्स कैसे, इस लाइबिलिटी को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, दूसरे के ऊपर खिसका नहीं सकते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सारे जो टैक्स के प्रकार हैं जिसे हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो टैक्स है इनकम टैक्स है और उसी के बारे में हमें पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है। इनकम टैक्स जो है वो सबसे बड़ा टैक्स माना जाता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर। उसके अलावा वेल्थ टैक्स, संपत्ति वेरो, इनकम टैक्स यानी आयकर बोलते हैं, आवक वेरो गुजराती में केवल, हिंदी में आयकर बोलते हैं। वेल्थ टैक्स संपत्ति वेरो या संपत्ति पर लगाया जाने वाला टैक्स है। गिफ्ट टैक्स अब नहीं है, गवर्नमेंट ने निकाल दिया है, लेकिन गिफ्ट टैक्स भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये सारे डायरेक्ट टैक्स है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाए उसी को पेमेंट करना पड़ता है। तो इट इज डायरेक्टली पेड बाय द टैक्स पेयर टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी इंटरमीडियरी एंड इट कम्स फ्रॉम ओन पॉकेट। वो जिसके ऊपर भार डाला गया है उसी के पॉकेट में से जाएगा, उसी के जेब में से जाएगा, बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं है। ठीक है, जिस जो टैक्स पेयर है, जो करदाता है, वो सीधा ही गवर्नमेंट को पेमेंट करता है, तो उसे हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। उसमें सबसे बड़ा टैक्स भारत के अंदर जो है वो इनकम टैक्स है, आवक पर, आयकर है, आवक वेरो જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય છે। अनदर टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स व्हाट, द टैक्स लाइबिलिटी कैन बी ट्रांसफर। ओके, कंप्लीटली अपोजिट ऑफ द डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स अगर समझ में आ गया तो इनडायरेक्ट टैक्स समझ में आता ही है। इनडायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स, ओके, द लाइबिलिटी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। Okay, if tax is passed on by the taxpayer to some other person, it is said indirect tax। Okay, example given, sales tax, value added tax। Okay, अभी नया आया है GST। Okay, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये वैल्यू एडेड टैक्स बहुत सारे राज्यों में अब निकल गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसको चला रहे हैं। जैसे गुजरात में, राजस्थान में अभी भी वैल्यू एडेड टैक्स वेट कहीं ना कहीं लगता है। लेकिन ये सेल्स टैक्स, वेल्थ वैल्यू एडेड टैक्स और इन सबकी जगह पे एक नया टैक्स अभी गवर्नमेंट लाई है पिछले 2016 से, दैट इज GST, गुड्स एंड
service tax. So it is not directly paid by the person. Okay, government impose the tax liability to the traders. वो व्यापारियों पे डालती है, एंड ट्रेडर्स ट्रांसफर दिस लाइबिलिटी टू द कस्टमर्स. ट्रेडर्स वो लाइबिलिटी कस्टमर पे डाल देते. तो अल्टीमेटली हु इज द टैक्स पेयर? द टैक्स पेयर इज द कॉमन मैन, okay, or common person who getting the services, right? So this is transferable tax, and that's why it is known as indirect tax. Indirectly government taking the tax, government collecting the tax from the general people, but first stage it imposed by the government to the trader, okay, to the businessman. व्यापारियों पे डालती है, और व्यापारी वो टैक्स जो है वो कस्टमर से वसूल करते हैं. तो अल्टीमेटली कस्टमर यानी हम, यानी आम जनता, यानी पब्लिक ही उस टैक्स को पेमेंट करती होती है. ठीक है. तो सबसे बड़ा जो अभी एग्जांपल हम दे सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स का, वो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है. ठीक है. उससे पहले वैल्यू एडेड टैक्स, अभी भी वैल्यू एडेड टैक्स चल रहा है, सेल्स टैक्स था, सर्विस टैक्स था, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टैक्स जो है वो भी लिए जाते हैं. ये जो टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है, या फिर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती है, और कुछ कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो लोकल गवर्नमेंट यानी म्यूनिसिपैलिटी भी लेती है. ठीक है. जैसे पानी का है टैक्स है, या फिर मकान का टैक्स है, रोड का टैक्स है. ऐसे छोटे छोटे टैक्स म्यूनिसिपैलिटी जो होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है, वो भी हमारे से वसूल करती होती है. तो एक इंसान पूरे साल के अंदर बहुत सारी जगह पे टैक्स भरता है, और कुछ चीजें तो ऐसी होती है हमें पता ही नहीं होता कि हम टैक्स भर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली टैक्स हमसे ही जा रहा है. ठीक है. आप कोई चीज खरीदते हो तो उसके अंदर देखो, आप प्राइस के ऊपर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस. ठीक है. यानी कि उसके अंदर टैक्स की जो कीमत है, टैक्स की जो वैल्यू है वो आई गई होती है. तो आप कोई चीज खरीदते हैं, कोई सर्विस लेते हैं, तो वहां पर भी आप टैक्स पे करते हो. आप इनकम कमाते हो तो इनकम के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ता है, वो इनकम टैक्स. यानी हर जगह, किसी भी जगह पे गवर्नमेंट हमें टैक्स के लिए छोड़ती नहीं है. ओके, बाय नोइंगली और बाय अननोइंगली वी आर पेइंग द टैक्स. वी आर द ट्रू टैक्स पेयर. हमसे ही पैसा जाता है, फिर हमारे ऊपर आता है, तो हमें मांगने का पूरा अधिकार है. ठीक है. जैसे ये फर्स्ट मैंने फोटोग्राफ आपको दिखाया था, ये देखो, इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो पैसे वसूल करती है हमारे से. ओके, हम देखें या ना देखें, लेकिन टैक्स तो कहीं ना कहीं हम पेमेंट करते ही करते हैं. तो ये हो गया आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात. अब बात करते हैं हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 की. ठीक है. तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बाद, टैक्स के दो प्रकार के बाद, जो मेन कोर्स आपको पढ़ना है पूरे साल के अंदर, वो है इनकम टैक्स, आयकर, आवक वेरो. ओके, आवक वेरानो कायदो 1961. ओके, इनकम टैक्स एक्ट 1961. ओके, भारतीय आयकर अधिनियम 1961. ઓકે, તો આ કાયદો છે ભારતની અંદર, ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ 1961. હવે આ કાયદો ક્યાંથી આવ્યો, કઈ રીતે અમલમાં આવ્યો, વગેરે વિશેની થોડીક વાત કરીશું. इनकम टैक्स के ऊपर ही पूरा सब्जेक्ट आपका डिपेंड है. इनडायरेक्ट टैक्स का छोटा सा पोर्शन नेक्स्ट सेमेस्टर में आने वाला है. मतलब जीएसटी के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन एक ही चैप्टर पढ़ेंगे, और वो चैप्टर आपका सेमेस्टर नंबर 4 में आएगा. अभी सेमेस्टर 3 के अंदर आप इनकम टैक्स के बारे में ही, आयकर के बारे में ही बात करने वाले हैं. ठीक है. तो इनकम टैक्स क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. पहले थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं, कैसे ये आया. ओके, इस वीरांगना को आप जानते होंगे, ये कौन है. ठीक है. नाम पता है ना इसका, क्या नाम है इसका? झांसी की रानी. झांसी की रानी. और ये झांसी की रानी का जो नाम हमारे देश के इतिहास में है, वो कब से है आपको पता है? ये पहली स्वतंत्रता सेनानी है. अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला मोर्चा इन्हीं ने खोला था. ठीक है. और अंग्रेजों को भगाने में इनका सबसे बड़ा रोल है, और इनकम टैक्स को भारत में लाने में भी अंग्रेजों का सबसे बड़ा रोल है. ठीक है ना. तो इसलिए इस पात्र का इस इनकम टैक्स सिस्टम से बहुत बड़ा नाता हो जाता है. ये 1857 की बात है. 1857 का जो पहला विप्लव हुआ था. ठीक है. पहली जो क्रांति हुई थी हमारे देश के अंदर 1857 के अंदर, तो उसमें
अंग्रेज सरकार ने, इंग्लिश गवर्नमेंट ने बहुत सारा खर्चा कर दिया था, क्योंकि पूरा जो देश है वो एकजुट हो गया था और अंग्रेज सरकार के खिलाफ हो गया था। ठीक है, तो उस क्रांति को, उस विप्लव को विफल बनाने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसको नाकामयाब बनाने के लिए बहुत सारा खर्चा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर दिया था, अंग्रेज सरकार ने इतना खर्चा कर दिया था जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। अब वो खर्चा गवर्नमेंट कहाँ से वसूल करेगी? ठीक है, इस युद्ध में झांसी की रानी की हार हुई, आपको पता है। ठीक है, युद्ध हम हार गए थे, लेकिन जो खर्चा गवर्नमेंट ने किया, इंग्लिश गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया, वो ऑब्वियसली वो खर्चा कहाँ से वसूल करेगी? युद्ध हम हार गए हैं, तो अब वो पैसा कहाँ से निकालेगी? बताइए। जनता से। पब्लिक से ही निकालेगी, सीधी बात है। तो यहाँ से शुरुआत हुई इनकम टैक्स की, आवक पर। पहले, इससे पहले इनकम टैक्स भारत में लिया ही नहीं जाता था। ठीक है, सबसे पहले भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत इस विप्लव के बाद हुई। ठीक है, यहाँ से शुरुआत हुई। यहाँ अंग्रेजों ने सबसे पहले आवक पर टैक्स लगाया, इनकम पर टैक्स लगाया कि आप जो कमाते हैं उस कमाई का थोड़ा सा हिस्सा हमें देंगे। और युद्ध हारने के बाद तो पब्लिक के बाद और कोई चारा ही नहीं था, उनको देना ही देना था। ठीक है, तो तब से टैक्स की शुरुआत हुई है। ठीक है, और तब से लेके आज तक अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजों की दी हुई जो सिस्टम है, इनकम टैक्स सिस्टम, वो आज भी हम वो टैक्स भर रहे हैं। और वो टैक्स का सिस्टम, क्योंकि गवर्नमेंट को ये फायदेमंद लगा और ये सिस्टम कहीं ना कहीं अच्छी लगी कि चलो ये आवक का सबसे बड़ा सोर्स है। ठीक है, तो तब से ये पहले टेम्पररी लगाया गया था, लेकिन उसके बाद धीरे 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 ये परमानेंट हो गया और आज तक ये परमानेंट है। ठीक है, तो इनकम टैक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। हम विश्व लेवल की बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो सारा हिस्ट्री आपको आपकी बुक्स के अंदर दिया गया है। अगर आप बुक्स पढ़ेंगे ना, तो बुक्स के अंदर आपको वर्ल्ड लेवल की हिस्ट्री दी गई है कि भारत के वर्ल्ड में, क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं ये टैक्सेशन सिस्टम तो थी। तो ये लोग अंग्रेज भी कहीं अपने आप से तो नहीं लाएंगे, उन्होंने दुनिया में कहीं देखा होगा कि इस तरह से टैक्स लिया जाता है और इस तरह से इनकम वसूल की जा सकती है, तो वो लोग फिर भारत में लेके आए थे, इंडिया में लेके आए थे। ठीक है ना, तो पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री भी दी हुई है, लेकिन इतनी बड़ी हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन हमें एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जितना जितना जरूरी है उतना ही हम करते हैं। ठीक है, तो भारत के अंदर ये कैसे शुरुआत हुई उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो इनकम टैक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1860, 1860 में सबसे पहले आया। 1857 में विप्लव हुआ, विप्लव विफल हो गया। ठीक है, और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि ये इतना सारा खर्चा हमने कर दिया है, क्योंकि युद्ध किया होगा तो युद्ध में तो खर्चा ही होगा, तो उस खर्चे को वसूल करने के लिए 1860 में पहली बार ब्रिटिश रूलर ने, जेम्स विल्सन नाम के व्यक्ति थे, हु बिकम द फर्स्ट इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर। वो भारत के सबसे पहले वित्त मंत्री थे। बराबर, भारतનો સૌથી પહેલો નાણાં મંત્રી, બરાબર, જે જેમ્સ વિલ્સન હતા અંગ્રેજ બ્રિટિશ ગવર્મેન્ટની અંદર। બરાબર, આ બી તમારો એક जनरल नॉलेज નો क्वेश्चन થઈ જશે। फर्स्ट इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज जेम्स विल्सन। वो जेम्स विल्सन ने लगाया सबसे पहले, इन ऑर्डर टू मीट द हैवी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस सफर्ड बाय द रूलर्स ड्यू टू इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857। 1857 का सबसे पहला जो फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट हुआ, उस मूवमेंट को विफल करने के लिए उन्होंने जितना भी खर्चा किया, उस खर्चे को वसूल करने के लिए सबसे पहले जेम्स विल्सन ने ये टैक्स भारत के अंदर लगाने का निश्चय किया। तो इट वाज इंट्रोड्यूस एज अ टेम्पररी रेवेन्यू मेजर ओनली फॉर 5 years। ओके, और उस समय ये जो टैक्स है वो सिर्फ 5 सालों के लिए लगाया गया, सिर्फ 5 सालों, बोले 5 साल में हम पैसे आपके जो भी हमने खर्चा किया है वो आपसे ही वसूल कर लेंगे, आपने काम किया है तो अब आप भुगतो। ठीक है, और आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ 5 साल के लिए लगाया था। बराबर, द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया कैन डिवाइड इनटू 3 पीरियड। और उसके बाद 1860 में लगाया, तो ऑब्वियसली 1865 में तो खत्म ही हो जाने वाला था। ठीक, 5 साल के बाद, लेकिन 1865 में खत्म नहीं किया उसको। ठीक है, उसको कंटिन्यू करते गए और 1885 तक उसको चलाया।
1885 तक चलाया गया। उसके बाद 1860 से 1914 तक उसको चलाया गया और उससे बाद 1914 से लेके आज तक ये चल ही रहा है। उसके बाद 1961 का जो एक्ट है वो भी बन गया और उस तरह से धीरे-धीरे इसको चलाते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा सा स्टॉप किया हमने 85 में और 86 में, तो ये गैप बना दी। ये पूरी हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड है, लेकिन वो डिटेल पूछते नहीं है, कहीं पे भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं गया। ये जनरेशन जिसे बोलते हैं ना, जैसे कंप्यूटर की जनरेशन आई उस तरह से इसका जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, 1885 तक, फिर 86 से 14 तक और 14 से आज दिन तक ये किस तरह से अलग अलग टाइम पे लगाया गया, फिर निकाला गया, लगाया गया, फिर निकाला गया, एक्सपेरिमेंट होते गए। ओके, और 14 के बाद 1914 के बाद तो मतलब ये परमानेंट ही हो गया। अंग्रेज भी चले गए लेकिन फिर भी ये इनकम टैक्स अभी भी हमारे यहाँ पे है, वो अभी निकला नहीं है। ओके, अभी की बात करें, एट प्रेजेंट की बात करें तो क्या है कि एट प्रेजेंट द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज फोर्स इन इंडिया। भारत में अभी भारतीय आयकर कानून 1961 चल रहा है। द प्रेजेंट इनकम टैक्स वाज एनेक्ट इन 1961। ये जो इनकम टैक्स एक्ट है, ये जो आयकर अधिनियम या फिर कानून जो है वो 1961 में बना था, इसलिए इसका नाम 1961 है। विच नेम which came into force on 1st April 1962। ये 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ। In 1956 the government referred the income tax act to the law commission which submitted its report in 1958, right। 1956 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई और उन्होंने 1958 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया। डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1958 under the chairmanship of Sri Mahavir Tyagi, and on the basis of recommendation of both these bodies, the present IT income tax, IT का मतलब income tax act was enacted, and this act of 1961 has since been amended number of times। बहुत बार इस टैक्स में सुधार किए गए हैं, नए नए चेंजेस लाए गए हैं। ठीक है, क्योंकि 1961 में बना हुआ है, तब से लेके आज तक वो ऐसे के ऐसे ही नहीं चल रहा है। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस में, बहुत सारी कलमों में चेंजेस किए गए हैं और आज भी वो चेंजेस होते जा रहे हैं और इसीलिए आपको हर बार नई किताब खरीदनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि हर साल जब फिनेंस मिनिस्टर अपना बजट लेके आते हैं तो वो कुछ न कुछ चेंजेस इस एक्ट के अंदर लाते हैं, इस कानून के अंदर लाते हैं, जो सर्वसम्मति से स्वीकार कर दिया जाता है और जो स्वीकार कर दिया जाता है वो हमारे सिलेबस में आ जाता है, फिर हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हर साल ये चेंजेस होते हैं। सो मेनी टाइम्स दिस एक्ट वाज अमेंडेड। अमेंडेड का मतलब होता है चेंज करना, अमेंडमेंट बोलते हैं ना, तो अमेंडमेंट का मतलब चेंज करना होता है। तो कितनी बार ये चेंज हुआ है और चेंज करना जरूर भी है, परिस्थिति जैसे बदलती है, ओके, समय जैसे बदलता है, उस समय के अकॉर्डिंग हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है, लेकिन नाम अभी भी वही है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। अभी भी 1961 का जो कानून है उसी को हम लागू करके चल रहे हैं, क्योंकि उसमें मूलभूत जो कानून है उसमें अभी भी चेंजेस नहीं किया गया। तो अब भारत के अंदर जो इनकम टैक्स लगता है, इनकम टैक्स लो जो लगता है, उसके सोर्सेस कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो सोर्सेस इस तरह से हैं। सबसे पहला इनकम टैक्स एक्ट 1961, हम पहले इसको फॉलो करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 को, जो मूल कानून है, बराबर मेन जो कानून है। उसके अलावा एनुअल फाइनेंस एक्ट को भी हम फॉलो करते हैं। एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या है कि हर साल वित्त मंत्री जो देश के होते हैं केंद्र में, वो अपना बजट पेश करते हैं और उस बजट के अंदर बहुत सारे इनकम टैक्स से रिलेटेड या टैक्स से रिलेटेड, टैक्सेशन सिस्टम से रिलेटेड कुछ चेंजेस सजेस्ट करते हैं। वो चेंजेस सारे इसके अंदर रहते हैं जो वो बताते हैं और उसी के अकॉर्डिंग, मतलब इनकम टैक्स एक्ट को तो हमें फॉलो करना ही है, साथ साथ में एनुअल फाइनेंस एक्ट में जो नए रूल आते हैं उसको भी फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद इनकम टैक्स रूल्स 1962, 1961 में जब एक्ट बना और उसके बाद 1962 में कुछ रूल्स बने, तो उस रूल्स को भी हमें फॉलो करना पड़ता है। ये भी एक सोर्स है हमारा कि इनकम टैक्स की कैलकुलेशन, उसकी गणना करने के लिए या उसका वर्किंग करने के लिए, इनकम टैक्स को काउंट करने के लिए।
उसके अलावा एक और सबसे बड़ी बॉडी है जो काम करती है इनकम टैक्स सिस्टम को चलाने में, वो है सीबीडीटी। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अब ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, ये भी एक बॉडी मतलब गवर्नमेंट बॉडी है, और इस गवर्नमेंट बॉडी का मेन काम एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है। पूरे देश के अंदर इनकम टैक्स का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को मैनेज करने में, चलाने में, अपॉइंटमेंट करने में, ये सारा काम सीबीडीटी देखती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस देखती है। इसकी शॉर्ट नोट आपको एग्जाम में पूछी जाती है, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में बात बाद में करेंगे। और सबसे लास्ट वाला है जजिकल डिसीजन। और ये जजिकल डिसीजन जो होता है, जो हमारा न्यायपालिका जो हम बोलते हैं, तो अगर किसी को इनकम टैक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई अन्याय हो गया या अनजस्टिस हो गया, तो वो लोग फिर अपना अपील या अपनी जो प्रॉब्लम है वो भारतीय न्यायपालिका यानी कि जजिकल सिस्टम जो है उनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर इनकम टैक्स इंटरमीडियरीज जो होते हैं, उनके बाद इनकम टैक्स कमिश्नर जो होते हैं, उनको ये अपील कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं, और उसके ऊपर कुछ कार्यवाही की जा सकती है। तो ये सारे सोर्सेस है, इन सबको मुझे मतलब हमें पढ़ना पड़ेगा इनकम टैक्स सिस्टम को समझने के लिए। इनकम टैक्स सिस्टम सिर्फ एक्ट पे डिपेंड नहीं है, एक्ट के अलावा भी आपको एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल 1962, सीबीडीटी और जजिकल डिसीजंस, ये सारी चीजें भी हमें कंसीडर करनी पड़ेगी, तब जाके हम इनकम टैक्स सिस्टम को या पूरे टैक्सेशन सिस्टम को समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। सिर्फ एक्ट, सिर्फ अकेला कानून नहीं है, अकेले कानून से नहीं होता है, कानून के सपोर्ट में ये सारे खड़े हैं, और इन सबको हमें पढ़ना पड़ेगा, और इन सबके रूल्स को हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखना पड़ेगा, तब हम एक इनकम टैक्स, एक व्यक्ति की टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी कितनी होती है वो पता कर सकते हैं, ठीक है। अब स्कीम ऑफ इनकम टैक्स, स्कीम क्या है इनकम टैक्स की वो समझ लो। पर सबसे पहले किस तरह से टैक्स वसूल किया जाता है, तो किसी भी व्यक्ति का अगर टैक्स डिसाइड करना है, तो सबसे पहले हम क्या डिसाइड करते हैं, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करते हैं। ये भी एक चैप्टर है आपका, आगे जाके हम देखेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करते हैं, और रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग 3 टाइप के रेजिडेंट होते हैं, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। इस तरह से जो करदाता होता है, एसएससी का मतलब, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे एसएससी, एसएससी का क्या मतलब होता है, एसएससी का मतलब होता है करदाता, टैक्स पे करने वाला व्यक्ति। तो कर दाता, टैक्स पे करने वाला जो व्यक्ति है, उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 3 टाइप के व्यक्ति होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक होता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और एक होता है नॉन रेजिडेंट। ये 3 होते हैं, और उन तीनों की लाइबिलिटी अलग अलग तरीके से डिसाइड की जाती है। अब वो लाइबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं, उसके क्या नियम है, उसका पूरा चैप्टर है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करने वाले। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, वो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करते हैं। स्टेटस डिसाइड करने के बाद व्यक्ति जो होता है, इंडिविजुअल जो होता है, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के व्यक्ति हैं, पर्सन की एक डेफिनेशन हमें पढ़नी पड़ेगी, लेकिन अगर एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल की इनकम को 5 भागों में डिवाइड किया जाता है, और ये 5 जो भाग है वो भी आपके 5 चैप्टर है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट और गेन्स अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, राइट। ये व्यक्ति की इनकम को 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। ओके, देयर आर 5 कैटेगरीज ऑफ द इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। और ये आपके 5 चैप्टर है, 5 कैटेगरी या 5 हेड जो है वो आपके 5 चैप्टर है। इसका अलग अलग चैप्टर, उसमें से आपके सिलेबस में अभी सेमेस्टर 3 के अंदर सिर्फ पहले 2 ही आने वाले हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बाकी के जो 3 है वो सेमेस्टर 4 में चले जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन सिस्टम समझना है, और उसके बाद सिर्फ 2 ही चैप्टर कैलकुलेटिव है, इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, उसके अंदर भी कुछ एग्जांपल्स आपके आते हैं। तो ये 3 चैप्टर्स में हमें एग्जाम्पल काउंट करने हैं, और बाकी थियोरेटिकल पार्ट है, यानी थियोरी ज्यादा है,
थियरी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। और थियरी के 2 क्वेश्चंस आपके बिलोंग, अगर पूरा पेपर 70 मार्क्स का आता है तो उसमें ये क्वेश्चंस आपको अटेंड करने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए ये पूरा जो सेशन है अभी मैं थियरी का ले रहा हूँ। ओके, तो ये सिस्टम है। और उसके बाद ये जो 5 हेड हमने आपने बोले, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज, वो 5 का टोटल होता है। और टोटल करने के बाद जो टोटल इनकम होती है उसमें जनरल डिडक्शन सेक्शन 80 से लेके 80U तक जो भी डिडक्शन होते हैं वो डिडक्शन मिलते हैं। वो डिडक्शन माइनस करने के बाद टोटल टैक्सेबल इनकम आती है। टोटल टैक्सेबल इनकम आने के बाद टोटल टैक्स पेबल अकॉर्डिंग टू द स्लैब, एक स्लैब रेट होता है और स्लैब रेट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर टैक्स काउंट किया जाता है। और टैक्स की जो नेट अमाउंट फिक्स होती है उसके अंदर भी कुछ रिलीफ मिलते हैं अंडर सेक्शन 89, यानी कुछ राहतें मिलती है। और राहत या रिलीफ माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट बचता है उस नेट अमाउंट को हम टैक्स पेबल बोलते हैं, यानी कि हमें जो एग्जैक्ट टैक्स भरना होता है। और वो या एडवांस टैक्स या टीडीएस, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, या तो जहाँ पे हम नौकरी करते हैं, यहाँ पे जहाँ पे भी हमारा इनकम का सोर्स है वहां से काट लिया जाता है, ठीक है, या तो हमें भरना पड़ता है एडवांस टैक्स। ओके, और वो सब माइनस करने के बाद नेक्स्ट कितना आपका बचता है वो जब रिटर्न फाइल करते हैं। रिटर्न फाइल करने का मतलब होता है कि हम गवर्नमेंट को हमारी इनकम दिखाते हैं, ठीक है। हर साल ये रिटर्न आपको फाइल करना पड़ता है और उसके लिए आपका एक कायमी खाता नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर लिया जाता है, ठीक है, जिसे पान नंबर बोलते हैं। पान कार्ड कढ़ावानुं छे એવું ઘણા બધા કહેતા હોય છે, बराबर। तो वो पान कार्ड निकलवाते हैं, ठीक है, जो जो आपकी कायमी खाता संख्या नंबर है, आपका आइडेंटिफिकेशन कोड है। और उसके अंदर आप जब रिटर्न किसी से भरवा भी सकते हैं और खुद भी भर सकते हैं। जब इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं तो उसमें सारी इनकम इस तरह से आप बताते हैं और फाइनली जो टैक्स पे करना होता है वो पे करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की ये पूरी सिस्टम है, ठीक है। सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस से शुरू करते हैं हम। रेजिडेंशियल स्टेटस के बाद टोटल इनकम को 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसके बाद टोटल इनकम होती है उसमें जनरल डिडक्शन माइनस करते हैं। जनरल डिडक्शन के बाद टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स काउंट किया जाता है। उसके बाद रिलीफ माइनस होते हैं, फिर टीडीएस माइनस होता है और फाइनली आपका जो टैक्स है वो अमाउंट डिसाइड होती है। तो ये पूरा इसका मैकेनिज्म है, टैक्सेशन का सिस्टम है आपका टैक्सेशन का। ओके, ये टैक्स कैलकुलेट करने की 2 सिस्टम है आपकी बुक्स में दी गई है, ठीक है। मेथड्स ऑफ असेसिंग द टैक्स, स्टेप सिस्टम और स्लैब सिस्टम। अभी स्टेप सिस्टम गवर्नमेंट ने निकाल दिया है क्योंकि वो इनजस्टिस था, उससे जस्टिस नहीं होता था। स्लैब सिस्टम अभी काम कर रही है और ये स्लैब सिस्टम के अंदर अलग अलग स्लैब बनाए जाते हैं और स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स की गणना होती है। तो कैसे होती है एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं छोटा सा, ठीक है। अभी असेसमेंट ईयर, हाल का जो असेसमेंट ईयर है 2021-22, उसके अंदर टैक्स की रेट इस तरह से डिसाइड की है गवर्नमेंट ने। ये अभी नए आए हुए लेटेस्ट जो है, 2,50,000 तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। 2,50,000 एक से लेके 5 लाख तक 5% टैक्स लगता है। 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% टैक्स लगता है। 7.5 से 10 लाख तक 15% टैक्स लगता है, फिर 20% लगता है। और उसी तरह से 15 लाख से ऊपर अगर इनकम होती है तो 30% आपको टैक्स लगता है, ठीक है। और एजुकेशन सेस 4% लगती है। ये जो टैक्स की जो गणना होगी उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स भी लिया जाता है जिसे एजुकेशन सेस बोलते हैं, तो वो भी आपको लगता है। तो इस तरह से ये पूरी सिस्टम है, ये टैक्स के नए रेट है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम मुझे मतलब टैक्स की कैलकुलेशन करनी है तो कैसे करते हैं। मान लो आगे का सारा सैलरी वैलरी सारी इनकम डिसाइड हो गई है, तो कोई एक व्यक्ति है मिस्टर कुलदीप, 35 ईयर्स की एज है और 8 लाख की अगर उसकी एनुअल इनकम होती है, टैक्सेबल इनकम सारे डिडक्शन रिलीफ सब कुछ माइनस करने के बाद अगर 8 लाख की उसकी टैक्सेबल इनकम होती है तो किस तरह से काउंट किया जाता है। अगर स्लैब सिस्टम से हम काउंट करें तो 2,50,000 तक की इनकम नील है। 2,50,000 से 5 लाख तक यानी ऊपर के जो 2.5 लाख है उसके ऊपर 5% टैक्स लगेगा, 12,500। फिर 5 लाख से 7.5 लाख रुपए यानी कि और जो 2.5 लाख रुपए बनते हैं उसके ऊपर 25,000 टैक्स लगेगा। 7.5 से 8 लाख, क्योंकि इसकी इनकम 8 लाख की है, वैसे तो और भी स्लैब है लेकिन 7.5 से 8 लाख ऊपर की जो 50,000 इनकम हुई इसके ऊपर इसको 15% टैक्स लगेगा। और इस तरह से टोटल मिला के इसका जो टोटल टैक्स है वो 45,000 होगा। और उसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस लगा के 47,250 इसको टैक्स भरना पड़ेगा। ये टैक्स की कैलकुलेशन यहाँ पे आ गई है, लेकिन
अगर यही टैक्स हम स्टेप सिस्टम से काउंट करते तो स्टेप में क्या होता, सीधा ही स्लैब देख लेते हैं कि 7,50,000 से 8 लाख में आता है तो 15% यानी 1,20,000 पूरी इनकम पर टैक्स लिया जाता है। 8 लाख का 15% 1,20,000, ठीक है ना। तो 1,20,000 उसकी टैक्स की रकम हो जाती है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, 1,60,000 नहीं है, 1,20,000 ये, और इसको सुधार देते हैं। चलो 1,60,000 ये टोटल 1,20,000 1,20,000 का 4% करो तो कितना होता है, 48, 4,800। जी सर। तो 4,800 रुपये ये टैक्स लग जाएगा इसके ऊपर, यानी कि 1,24,800 रुपये टैक्स लगेगा, ठीक है। तो अगर हम स्लैब सिस्टम से काउंट करते हैं तो टैक्स की रकम इसकी होती है सिर्फ 47,250, और यही अगर हम स्टेप सिस्टम से करते हैं तो 1,24,800 हो जाती है, यानी बहुत ज्यादा रकम होती है। इसलिए ये जो सिस्टम थी स्टेप सिस्टम, वो क्या बोल सकते हैं, इनजस्टिस सिस्टम थी, इसलिए इसको गवर्नमेंट ने निकाल दिया है। और अभी ये सिस्टम चल रही है स्लैब सिस्टम, और स्लैब सिस्टम के अकॉर्डिंग ही टैक्स लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर पहला चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर, वो खत्म हो गया। इस तरह के एग्जाम्पल आपको क्या एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ये सिर्फ जानकारी के लिए और जस्ट फॉर योर नॉलेज, उसके लिए मैंने ये कैलकुलेशन करके आपको शेयर किया है। इस तरह का एग्जाम्पल कभी भी आपको एग्जाम में पूछने वाले नहीं, ठीक है। तो ये आपका जो इंट्रोडक्शन है, पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया, और यहाँ से दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, डेफिनेशंस। तो इस डेफिनेशन नाम के चैप्टर को हम नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो बोर हो जाएंगे फिर ज्यादा। और डेफिनेशन समझनी बहुत ही जरूरी, चैप्टर का नाम ही डेफिनेशन है, ठीक है ना। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन है और दूसरा चैप्टर डेफिनेशन है, व्याख्याओं, ठीक है, परिभाषाओं। तो अलग अलग જે ડેફિનેશન્સ છે એ ડેફિનેશન્સની વાત આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર કરીશું, બરાબર। હોપ સો કે ઇન્ટ્રોડક્ટરી જે પાર્ટ છે, ઇન્કમ ટેક્સ કઈ રીતે ભારતમાં આવ્યું ને વગેરે, તો એની પ્રાથમિક જાણકારી તમને મળી ગઈ હશે, અને હોપ કે લેક્ચર સમજણ પડી હશે। આટલે સુધીના ડિસ્કશનમાં કોઈ ક્વેરી, કોઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો પૂછી લો, બરાબર છે। ડેફિનેશન આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી શરૂ કરીએ છીએ।